गुड डे एवरीवन। मैं महेंद्र सिंह आर्या, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, बीए और बीए बीएड प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र की द्वितीय क्लास में मैं आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि राजनीति विज्ञान के अंदर दो पेपर हैं। पहला पेपर राजनीतिक सिद्धांत और दूसरा भारतीय राजनीतिक विचारक। हम भारतीय राजनीतिक विचारक का पहला अध्याय मनु के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अब उसके आगे मनु कौन था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मनु कौन था उसके बारे में पौराणिक आख्यान मतलब पुराणों के अनुसार मनु को मानव जाति का जनक तथा प्रथम विधिवेत्ता माना जाता है। ये चीज़ मैंने आपको सर्वप्रथम क्लास में भी बताई थी कि मनु को मानव जाति का जनक कहा जाता है और साथ ही इसे प्रथम विधिवेत्ता मतलब वकील, ठीक है, कानूनी सलाहकार माना जाता है। ऋग्वेद में ऋग्वेद कितने हैं अपने? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद में बार बार मनु को मानव सृष्टि का प्रवर्तक और समस्त मानव जाति का पिता कहा गया है। ऋग्वेद में मनु को क्या कहा गया है कि मनु कौन है? कि मानव सृष्टि का प्रवर्तक मतलब मानव सृष्टि की रचना करने वाला और समस्त मानव जाति का पिता। ये क्या है? सब जनक कहा जा सकता है इसे, या मानव जाति का पिता कहा जा सकता है। मन के विषय में यह विवरण है कि मानव जाति के आदि पुरुष थे। मनु के विषय में यह विवरण है कि वे मानव जाति के आदि पुरुष थे जो थोड़े बहुत अंतर के साथ सभी धर्म ग्रंथों में मिलता है। अब मनु मन शब्द से बना है, मन शब्द मनन से बना है। इसका अर्थ क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। वास्तव में मन शब्द मनन से बना है। तैत्तिरीय संहिता में मानव जाति को मनु की संतान, मानव की प्रजा कहा गया है। मतलब आप और हम लोग जो हैं मानव जाति, मानव समाज, ये क्या है? मनु की संतान या मानव प्रजा कहा गया है। वह यज्ञ को प्रारंभ करने वाला विश्व का प्रथम यज्ञकर्ता कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? विश्व का प्रथम यज्ञकर्ता। यज्ञ किसे बोलते हैं? हवन को। ये यज्ञ को प्रारंभ करने वाला विश्व का प्रथम यज्ञकर्ता कहा जाता है। पुराणों में उसे सूर्य का पुत्र तथा पहला राजा माना गया है। पुराणों में क्या कहा गया मनु को? कि वे सूर्य का पुत्र और पहला राजा है। सभी ग्रंथों में, पुराणों, वेदों, उपनिषदों सब में अलग अलग बताया गया है। मनु का काल महाभारत के युद्ध से 25 पीढ़ी पहले माना जाता है। मनु का काल क्या माना जाता है? महाभारत के युद्ध, जब महाभारत का युद्ध हुआ उसकी 25 पीढ़ी पहले, मतलब 25 वंशानुगत जो परंपरा चली आती है तो 25 पीढ़ियों में से पहले मनु का काल माना जाता है। पुराणों में भी यह उल्लेख मिलता है कि मनु एक नहीं 14 हुए हैं। कितने हुए? 14। पुराणों में यह उल्लेख मिलता है कि मनु एक नहीं 14, मनु एक नहीं हुए। जैसे कैसे? मनु 1, मनु 2, मनु 3, मनु 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे मनु कितने हुए? 14, 14 हुए हैं। मनु 14 तक हुए हैं। वास्तव में ऐसा लगता है कि आदि पुरुष मनु के नाम पर फिर एक श्रृंखला चली। मतलब एक, जैसे मैं इन शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, जैसे बोलते भेड़ चाल, है ना,
एक भेड़ जिधर गई दूसरी भेड़ भी उधर चली जाती है। उसी प्रकार जो मनु है, मनु के नाम से जो श्रृंखला चली, ठीक है, तो उसी प्रकार की श्रृंखला अन्य लोगों ने भी अपना ली। ठीक है, तो वास्तव में ऐसा लगता है कि आदिपुरुष मनु के नाम पर फिर एक श्रृंखला चली जो मानव समाज की सुसंगठित रूप, राज्य के विकास और उसके चरम विकसित के रूप के विकास तक चलती रही होगी। मतलब जिस प्रकार जो श्रृंखला चली वो श्रृंखला चलते चलते मानव समाज के संगठित रूप और राज्य के विकास और उसकी चरम विकसित रूप तक चली रही होगी। अब हम आगे इसको उदाहरण से समझते हैं कि मनु की श्रृंखला कैसे। मनु की श्रृंखला जैसे मैंने बताया पहले कि मनु 1 2 3 4, इस प्रकार मनु कितने हुए 14। उसी प्रकार अन्य उदाहरण से भी समझते हैं, जैसे ब्रिटेन में राज मुकुट सम्राट होते हैं, तो वहाँ भी राज मुकुट की जो श्रृंखला चलती है वो अलग। चार्ल्स, जैसे आपने नाम सुना होगा चार्ल्स प्रथम, हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना कि चार्ल्स प्रथम, चार्ल्स द्वितीय, चार्ल्स चतुर्थ, है ना। तो इस प्रकार की जो श्रृंखला चलती आती है तो उसी प्रकार वो श्रृंखला चलती थी। उदाहरण थे, जिस प्रकार इंग्लैंड के राजाओं की सतत चली आ रही एक श्रृंखला को राजमुकुट कहा जाता है, या शंकराचार्य की गद्दियों के सभी स्वामियों को शंकराचार्य कहा जाता है। जैसे शंकराचार्य की गद्दी के जो भी व्यक्ति बनेगा उसका नाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन वह किस नाम से जाना जाएगा, शंकराचार्य के नाम से। शंकराचार्य 1 2 3 4 इस प्रकार से शंकराचार्य के नाम से जाना जाएगा। उसी प्रकार प्रारंभिक और विकसित हो रहे प्रत्येक मानव समाज के प्रत्येक अध्यक्ष को मनु कहकर पुकारा जाता होगा। तो उसी प्रकार जिस प्रकार इंग्लैंड में राजमुकुट शंकराचार्य गद्दी के स्वामी शंकराचार्य, मनु के वंशानुगत जो व्यक्ति थे उन्हें मनु के नाम से, है ना। तो इसी प्रकार प्रत्येक मानव समाज के प्रत्येक अध्यक्ष, मतलब प्रत्येक मानव समाज का प्रत्येक अध्यक्ष किस नाम से जाना जाता है, मनु के नाम से जाना जाता होगा। मानव धर्मशास्त्र का अर्थ ये है कि मनु द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा था, मनुस्मृति। मानव धर्मशास्त्र मनुस्मृति के रचनाकार निश्चित ही प्रथम मनु नहीं थे, जिनका उल्लेख मानव जाति के प्रथम दंपति के रूप में किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि प्रथम जो मनु था उसने ही मनुस्मृति रचना नहीं की। मैंने बताया कि जिस प्रकार मनु 14 हुए 14 हुए, तो इस प्रकार मनुस्मृति रचना करने वाला हो सकता है वो मनु द्वितीय हो, मनु षष्ठम हो, मनु अष्टम हो या मनु दशम हो। तो मतलब वो मनुस्मृति जो रचनाएं परंपरा चली आ रही थी, तो मनुस्मृति रचना करने वाला जरूरी नहीं है कि वो मनु प्रथम ही हो। कोई भी मनु की जो श्रृंखला चल रही थी उस श्रृंखला में कोई भी मनु हो सकता है, क्योंकि वे तो इस समाज व्यवस्था के प्रारंभ करता ही है। परंतु मनुस्मृति में समाज व्यवस्था के जिस व्यापक रूप का नियमन किया गया है वह राज्य संस्था के पूर्ण विकास के बाद ही किया जा सकता है। अब इस लाइन का अर्थ ये हुआ कि मनुस्मृति, जब मनुस्मृति की पहला मनु हुआ तो उस समय सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, तो उस समय ये व्यवस्था तो थी नहीं। धीरे धीरे जैसे कालांतर में विकास होता गया, परिवर्तन होता गया, तो उसमें बहुत सी चीज़ें संपन्न हुई और उसके आधार पर मनुस्मृति की रचना की गई कि सामाजिक व्यवस्था के अंदर क्या होना चाहिए। वर्ण व्यवस्था बनाई गई, आश्रम व्यवस्था बनाई गई, नीतियाँ बनाई गई, उपाय बनाए गए, वेद बनाए गए, है ना, पुरुषार्थ बनाए गए। ये आदि चीज़ें मनुस्मृति के अंदर उनका देखने को मिलता है। वह राज्य संस्था के पूर्ण विकास के बाद ही किया जा सकता है। इसलिए निश्चित रूप से मनुस्मृति की रचना मनु की एक लंबी श्रृंखला है। तो इसमें मतलब ये है कि मनुस्मृति की रचना एक मनु की एक लंबी श्रृंखला है जो मनु 1 से लेकर 14 तक विस्तारित है। अब हम मनु कौन था इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे एक कहानी के जरिए कि कहानी थी। अब जनश्रुति, अपन ये वर्ड लिखा है जनश्रुति। जनश्रुति के आधार पर मनु को ब्रह्म का मानव पुत्र बताया गया है। जनश्रुति मतलब लोगों से कही गई बातें, आम जन से, लोगों से और समाज से सुनी गई बातें
क्या कहलाती है? जनश्रुति, मतलब लोगों से कही गई और सुनी गई बातें के आधार पर मनु को ब्रह्मा का मानव पुत्र बताया गया है। और पुराणों में ऐसा उल्लेख किया गया है कि जब जल प्रलय से में सारी सृष्टि नष्ट हो गई, पुराने समय में भी क्या हुआ था कि महाविनाश, महाकाल या जल प्रलय हुआ, तो उस समय क्या हुआ कि जब जल प्रलय हुआ तो उस समय क्या हुआ कि पूरी पृथ्वी, पूरा संसार, पूरा जगत नष्ट हो गया और उसका विनाश हो गया। उस समय नाव में बैठे हुए मनु और उनकी स्त्री या पत्नी शत्रुपा ही बची। उस समय नाव में कौन बैठे थे? मनु, और उनकी पत्नी, उनका नाम क्या था? शत्रुपा। मनु और शत्रुपा वो दोनों ही बैठे थे, और शत्रुपा ही जब जल प्रलय हुआ उसमें मनु और शत्रुपा दोनों ही बचे। इन दोनों के साचार्य से 2 पुत्र और 3 पुत्रियां उत्पन्न हुई, और इनके साचार्य सेवा से क्या हुआ कि उनके 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई। अब इसमें लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको जानकारी लिए बताऊं कि इनके 2 पुत्र, इनके मनु के 2 पुत्र कौन कौन हुए? प्रियव्रत और उत्तानपाद। क्या नाम था उनका? प्रियव्रत और उत्तानपाद। कौन थे ये? मनु के पुत्र थे। और इनका जो पहला पुत्र था प्रियव्रत, उनके वंश में भी 2 पुत्र हुए। उनका नाम था ऋषभदेव और भरत। क्या नाम थे उनके? ऋषभदेव और भरत। जो उनका द्वितीय पुत्र था भरत, और भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम या हमारे राष्ट्र का नाम क्या पड़ा? भारत। तो ये मनु की उत्पत्ति है। मनु की उत्पत्ति में 2 पुत्र, 2 पुत्रों में पहला पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद, और दूसरा पुत्र प्रियव्रत के जो वंश में थे कौन थे? ऋषभदेव और भरत। और भरत के नाम पे हमारा राष्ट्र का नाम भारत पड़ा। इसी प्रकार 2 पुत्रियों के साथ साथ 3 पुत्रियां भी हुई। 3 पुत्रियों में उनकी पहली पुत्री, उसका नाम था आकुति। क्या नाम था? आकुति। और दूसरी पुत्री देवहूति। क्या नाम था? देवहूति। और तीसरी का नाम था प्रसूति। क्या नाम था? प्रसूति। आकुति, देवहूति और प्रसूति, इनमें सबसे बड़ी पुत्री थी, उसका नाम था आकुति, और उसका विवाह एक शक्तिशाली सम्राट योद्धा, जो इनके जो विवाह कराए गए शक्तिशाली योद्धा सम्राट इनसे ही करवाए गए, है ना। तो उनका जो बड़ी पुत्री थी आकुति का विवाह किससे करवाया गया? रुचि प्रजापति जो सम्राट था उससे करवाया गया। देवहूति का विवाह कदम से, और प्रसूति का विवाह दक्ष नामक सम्राट से करवाया गया, जो साहसी थे। अब कथनानुसार उनके प्रथम पुत्र प्रियव्रत के वंश में ऋषभदेव तथा भरत आदि हुए, जिनके नाम पर ही इस देश का नाम भारत रखे जाने का अनुमान किया जाता है। उनके दूसरे पुत्र तथा पुत्रियों के कुल में भी महान ऋषि और बलशाली योद्धा हुए हैं। इस प्रकार मनु की संतानों से मानव परिवार की वृद्धि होती चली गई, और समस्त मानव जाति उन्हीं के परिवार का अंश है। हाँ, आज और आप और हम जो हैं वो कौन है? मनु की संतान या उस परिवार के, उस वंश के अंश हैं। मतलब को क्या हुआ कि मनु की संतान से मानव परिवार की वृद्धि होती गई, और समस्त मानव जाति उन्हीं के परिवार का अंश है। अब जो स्लाइड आपको दिख रही है इसमें मैंने मनु की जो पूरी पारिवारिक पृष्ठभूमि थी मैंने आपको बता दी। जैसा इसमें बिल्कुल इजी वे मनु की पत्नी का नाम शत्रुपा, उसके 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई। ये आपको स्पष्ट दिख रहा है इस बोर्ड पर कि 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई। उनके 2 पुत्रों का नाम क्या था? मनु के 2 पुत्रों का नाम था प्रियव्रत और उत्तानपाद। फिर उसके पहले पुत्र प्रियव्रत से क्या हुआ? 2 पुत्र हुए। क्या नाम रखा उसका? ऋषभदेव और भरत, और भरत से भारत नाम आ गया। इसी प्रकार 3 पुत्रियां, जो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि उसका पहली पुत्री का नाम था आकुति, और उसका विवाह रुचि प्रजापति से करवाया गया। दूसरी देवहूति, उसके पति का नाम कदम, और तीसरी पुत्री प्रसूति, जिसके पति का नाम दक्ष था। तो इससे ये स्पष्ट हो गया मनु कौन था। मनु की पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में हमने जान लिया। आगे चलते हैं। मनु की जो प्रसिद्ध कृति या रचना, जिसका नाम क्या था? मनुस्मृति।
अब मनुस्मृति के बारे में, मनुस्मृति क्या है, मनुस्मृति के बारे में अलग अलग राजनीतिक शास्त्रियों ने या राजनीतिक विद्वानों में ने, जिसमें भारतीय राजनीतिक विचारक और प्राचीन राजनीतिक विचारक और पाश्चात्य राजनीतिक विचारक भी हुए, जिन्होंने मनुस्मृति के बारे में अपने अलग अलग मत दिए हैं। इसमें लिखा है सबसे पहले कि मनुस्मृति के रचना काल के संबंध में विद्वानों के बहुत अधिक मतभेद हैं। डॉक्टर वी.सी. सरकार मनुस्मृति को ईसा से लगभग 150 वर्ष पूर्व की रचना मानते हैं। अब मैंने बताया कि हर राजनीति शास्त्री ने अपने अपने अलग मत रखे हैं, जिसमें डॉक्टर वी.सी. सरकार ने मनुस्मृति को क्या बताया है कि ये मनुस्मृति जो है, यह मनुस्मृति जो रचना जो क्या है कि ईसा से लगभग 150 वर्ष पूर्व की रचना है। कुछ भारतीय और पाश्चात्य विद्वान, जिनमें डॉक्टर हंटर सबसे प्रमुख हैं, मनुस्मृति को ईसा से 600 वर्ष पूर्व से अधिक प्राचीन ग्रंथ नहीं मानते। अब इसमें क्या बताया इसने कि उन्होंने पाश्चात्य विद्वान, जिसमें डॉक्टर हंटर, जिन्होंने क्या कहा मनुस्मृति को कि ये ईसा से 600 वर्ष पूर्व की से अधिक रचना नहीं है। मतलब बोसो ने बता दिया 900 वर्ष, किसी ने बता दिया 3000 वर्ष पूर्व, तो डॉक्टर हंटर इसे 600 वर्ष से पूर्व अधिक, ईसा से 600 वर्ष पूर्व की अधिक रचना नहीं मानते। अब इसके विपरीत इनकी जो कथन है, डॉक्टर हंटर का जो कथन था, उसके विपरीत अन्य पाश्चात्य विद्वान जैसे कार्ल डवेल और एल्फिस्टन इसे ईसा से 900 वर्ष पूर्व की रचना मानते हैं। अब डॉक्टर हंटर की जो अपोजिट में उन्होंने एक कोटेशन निकाल दी और कहा कि यह जो रचना है मनुस्मृति ईसा से 900 वर्ष पूर्व की रचना है। और इस प्रकार भारतीय जो है वो अपने हिसाब से, कुछ लोग इसे रामायण और महाभारत काल की रचना मानते हैं। क्या मानते हैं भारतवासी? से रामायण और महाभारत की काल की रचना है क्या है? मनुस्मृति। और कर्ण ने अपने धर्मशास्त्र के इतिहास में, कर्ण की जो एक रचना थी उसका नाम था धर्मशास्त्र का इतिहास, तो उसमें मनुस्मृति के बारे में उन्होंने अपने विचार रखे और वो कहा कि कर्ण ने अपने धर्मशास्त्र के इतिहास में मनुस्मृति को ईसा से 2 शताब्दी बाद के मध्य की रचना माना है। तो क्या माना है? कर्ण ने धर्मशास्त्र के इतिहास में मनुस्मृति को ईसा से 2 शताब्दी बाद के मध्य की रचना माना है कि 2 शताब्दी बाद की रचना है। किंतु इन सबसे अधिक प्रमाणिक, ये जो अपन ने कथन पढ़े हैं, उनकी जो रचना है, उनके मत पढ़े हैं, तो उनमें सबसे अधिक प्रमाणिक मत मजूमदार और पुसालकर का है। किनका है? मजूमदार और पुसालकर, जिन्होंने मनुस्मृति की रचना 3110 मतलब 3110 वर्ष ईसा पूर्व माना है। क्या माना है? कि ये इनकी रचना कितनी है? 3110 वर्ष ईसा पूर्व है। यह मत इस तथ्य से भी मेल खाता है कि भारतीय परंपरानुसार विद्वान पुरुष अपने आप को ग्रंथों के रचयिता ने कहकर ज्ञान का संदेशवाहक, ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज मानते हैं। अब जो ये रचनाकार हुए हैं, ठीक है, तो ये रचनाकार मजूमदार या पुसालकर, इन्होंने क्या कहा कि हम रचनों के ग्रंथों के रचयिता नहीं है और क्या है? ज्ञान के संदेशवाहक, जिसे इंग्लिश में ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज कहा जाता है। ये अपने आप को ग्रंथों के रचयिता नहीं कहकर ज्ञान का संदेशवाहक कहते थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि समय समय पर विद्वान मनुस्मृति की प्राचीन परंपराओं को पुनः प्रकाश में लाए होंगे, परंतु वे उसके वास्तविक रचयिता नहीं थे। क्या थे? वे वास्तविक रचयिता नहीं थे। उसके वास्तविक रचयिता वर्तमान सृष्टि के प्रारंभिक महापुरुष ही रहे होंगे। संभवतः मनुस्मृति का यह ज्ञान
मनु से नारद, नारद से मार्कंडेय, मार्कंडेय से सुमति भार्गव और सुमति भार्गव से भृगु ऋषि को प्राप्त हुआ होगा। इसके अनुसार ये कहा व्याख्यान को बताया गया है कि मनुस्मृति का ये ज्ञान मनु से किसके पास आया? नारद मुनि के पास। मनु किससे? नारद मुनि को प्राप्त हुआ। नारद मुनि से किसको प्राप्त हुआ? मार्कंडेय ऋषि को। फिर मार्कंडेय ऋषि से किसको प्राप्त हुआ? सुमति भार्गव को। और सुमति भार्गव से किसको प्राप्त हुआ? भृगु ऋषि को प्राप्त हुआ होगा। संभवतः वर्तमान मनुस्मृति विद्वान भृगु के द्वारा संकलित की गई है, परंतु इसके बारे में ये तथ्य ज्ञात नहीं है कि भृगु ने यह संकल्प कार्य कब किया। तो ये चीज़ें मनुस्मृति स्मृति के बारे में कहा गया है कि ये भृगु द्वारा संकलित की गई है, महर्षि भृगु द्वारा, और परंतु इसके बारे में ये तथ्य ज्ञात नहीं है कि भृगु ऋषि ने ये संकल्प कार्य कब किया। इसमें सब अलग अलग मत हैं। अब इसमें एक ध्यान देने की बात, प्रमुख तो ये बात है कि मनुस्मृति का जो श्लोक थे वो धीरे धीरे अपने समय अनुसार घटते गए। मनुस्मृति के अंतर्गत प्रारंभ में 1,00,000 श्लोक थे। मनुस्मृति जब बनी उसमें कितने श्लोक थे? 1,00,000 श्लोक थे। जो कम होते होते 12,000 रह गए। जो कम होते होते क्या हो गए? 12,000। और वर्तमान संस्करण मतलब वर्तमान के जो अध्याय हैं मनुस्मृति में, उसमें तो कितने हैं? 2,694 ही श्लोक प्राप्त होते हैं। कितने श्लोक प्राप्त होते हैं? 2,694 ही श्लोक प्राप्त होते हैं। पाश्चात्य विद्वान कीथ, क्या नाम था पाश्चात्य विद्वान का? नाम कीथ के अनुसार इसकी तुलना सरलता से ल्यूक्रेटियस के महाकाव्य से की जा सकती है। साथ ही साथ इसमें जीवन दर्शन का अभूतपूर्व वर्णन है। ये शब्द किसने कहे थे? कीथ ने। इसने क्या कहा था कि इसकी जो तुलना है कि ल्यूक्रेटियस के महाकाव्य से की जा सकती है, और इसमें क्या है कि जीवन दर्शन का अभूतपूर्व वर्णन है। जीवन का अभूतपूर्व वर्णन का मतलब क्या हुआ कि मनुस्मृति के अंदर सभी चीजें, जिसमें सामाजिक विचार, राजनीतिक विचार, आर्थिक विचार, है ना, ये सब चीजें दी गई हैं। इसलिए इसे क्या कहा गया है कि जीवन दर्शन, जिसमें सामाजिक जो विचार थे उसमें मैंने पहले ही बताया आपको कि 4 उपाय, 4 पुरुषार्थ, 4 नीतियाँ, 4 आश्रम, 4 वेद, 4 वर्ण, इंद्रियों के बारे में ज्ञान, है ना, और साथ साथ सप्तांग सिद्धांत, षाडगुणी नीति, मंडल सिद्धांत आदि के बारे में भी चर्चा की गई है। इसलिए इसे क्या कहा गया है कि इसमें जीवन दर्शन का अभूतपूर्व वर्णन है। दूसरे पाश्चात्य विद्वान, वेस्टर्न थिंकर, उसका नाम था नीत्शे। पाश्चात्य विद्वान नीत्शे के शब्दों में मनुस्मृति बाइबिल की अपेक्षा कहीं अधिक अनुपम, उत्कृष्ट और बौद्धिक ग्रंथ हैं। क्या कहा है कि वेस्टर्न थिंकर, क्या नाम था उसका? नीत्शे। मनुस्मृति बाइबल क्या है? ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। जिस प्रकार हिंदू धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? महाभारत, रामायण, है ना। तो इस प्रकार ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबल है, और बाइबल की अपेक्षा कहीं अधिक अनुपम और उत्कृष्ट और बौद्धिक ग्रंथ है। तो मतलब इसमें क्या बताया कि मनुस्मृति एक अच्छा और अनुपम, उत्कृष्ट और बौद्धिक ग्रंथ है। नेक्स्ट कोटेशन कहिए, मैकेंजी ब्राउन। मैकेंजी ब्राउन ने लिखा है कि पाश्चात्य विश्व के लिए मनुस्मृति अपने प्रकार का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। ये हिंदू कानून पर सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है। मैकेंजी ब्राउन ने क्या लिखा कि पाश्चात्य विश्व के लिए मनुस्मृति अपने प्रकार का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, और ये हिंदू कानून पर सर्वाधिक प्राचीन है। आगे क्या है इसमें देखिए, कोट अपनी स्लाइड में, संभवतः सर्वप्रथम मनु ने ही लोगों के अराजकतापूर्ण जीवन को, जिसमें किसी भी प्रकार की व्यवस्था, नियम और अनुशासन नहीं था, मतलब अराजकता का माहौल था, राजनीतिक विचारों में बता रहे हैं, धर्म,
सिद्धांतों के आधार पर सुव्यवस्थित, सुनियमित एवं अनुशासित किया तथा सामाजिक जीवन के आधारभूत सिद्धांतों की व्यवस्था की। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सामाजिक जीवन के आधारभूत सिद्धांत, जिसके अंदर वर्ण व्यवस्था है ना, वर्ण व्यवस्था थी, पुरुषार्थ थे, उपाय थे, वेद थे, निवर्ण थी, नीतियाँ थी, आदि किसमें आएंगे? सामाजिक विचारों में। ठीक है। और राजकतापूर्ण जो जीवन था उसको मतलब क्या हो गया कि राजनीतिक विचार। राजनीतिक विचारों में क्या बताया? सप्तांग सिद्धांत बताए मनु ने, षाटगुणी नीति बताई, मंडल सिद्धांत बताए और परराष्ट्र नीति आदि बताई। किसमें है? ये सब राजनीतिक विचारों के अंतर्गत। मनुस्मृति का विषय वस्तु अधिक व्यापक है, मतलब बहुत तथ्यात्मक और बहुत बड़ा विस्तृत है। मूल रूप से यह राजनीतिक प्रकृति का ग्रंथ नहीं है। इसकी प्रकृति क्या है? राजनीतिक नहीं है, वरन सामाजिक जीवन और व्यवस्था से संबंधित विषयों की विवेचना तथा उनके लिए आचार संहिता प्रस्तुत करता है। मतलब क्या है? मनुस्मृति क्या है? जिसमें राजनीतिक प्रकृति तो है लेकिन कम मात्रा में, संक्षेपित रूप में, और विस्तृत रूप में क्या है? उसमें सामाजिक जीवन और व्यवस्था, जिसके बारे में मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको रटनी है, एक तरह से दिमाग में बिठानी है, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं आपके अभी मनु में आ रहे हैं, फिर अगले जो चैप्टर है उसमें कौटिल्य में भी आएंगे, फिर शुक्र में भी आएंगे। ये कि ये बिंदु मतलब एज इट इज़ रिपीट होंगे, इसलिए बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि चार उपाय कौन कौन से थे? याद है या? साम, दान, भेद और दंड। चार पुरुषार्थ कौन से थे? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसके बारे में जैसे जैसे पॉइंट आएंगे आपको पूर्णतः पूरा बताया जाएगा। चार आश्रम कौन से थे? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। चार वेद कौन से थे? आपको पहले इसी क्लास में बताया है आपको, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट, चार वर्ण क्या थे? वर्ण मतलब वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना। इन चारों के बारे में, इन जो सामाजिक जीवन की जो व्यवस्था थी, इनके बारे में आचार संहिता बोलते हैं, कानून या नियमावली, है ना, इसको प्रस्तुत करता है। थैंक्स।